अस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। सही उत्तर है कंठ। निम्नलिखित में कंठ तालव्य स्वर है ए और ऐ। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में। दोस्तों आप कमेंट करेंगे कि कंठ जो अस्वर का उच्चारण स्थान है, तो कंठ के जितने भी उच्चारण स्थान हैं कौन कौन से हैं, कमेंट करेंगे। कंठ और तालव्य स्वर के उच्चारण स्थान हैं कौन से, कमेंट करेंगे। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं कुल, वह आप कमेंट करेंगे। और जितने स्पर्श व्यंजन हैं उन सभी के भी आप कमेंट कर देंगे। जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको एग्जाम में परीक्षा के अंतर्गत स्थायी रूप से याद होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है? तो त वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में तालव्य व्यंजन है तो च, छ, ज, झ, इ ये तालव्य व्यंजन है। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है तो अंग, ण, न, य, म ये अनुनासिक ध्वनियां हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज हम हिंदी वर्णमाला ज्ञान इस टॉपिक को शुरू करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाला नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस पेज को फॉलो करें। भाषा स्वयं में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने भावों या विचारों को कभी लिखकर या कभी बोलकर दूसरों तक पहुंचा देता है, तो दूसरों के भावों या विचारों को स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों यह जो बुक है दक्ष की ओर से आती है और रीड मेंस के लिए लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण है। बुक का रिव्यू मैं चैनल पर कर चुका हूं, नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर चेक करें। बुक का रिव्यू बहुत ही अच्छी शानदार बुक है। अगर आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं लेवल द्वितीय से, तो यह बुक आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। दोस्तों इस बुक का ज़रूर अध्ययन करें। मैंने रिव्यू कंप्लीट चैनल पर कर दिया है। आज हमारा ये पहला टॉपिक है हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, तो वीडियो में दोस्तों अंत तक ज़रूर बने रहें। भाषा स्वयं में एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा अपने भावों या विचारों को कभी लिखकर कभी बोलकर दूसरों तक पहुंचाते तथा दूसरों के भावों या विचारों को स्वयं जानने का प्रयास करते हैं। हिंदी भाषा व देवनागरी लिपि का एक घनिष्ठतम संबंध है। भाषा के मौखिक या उच्चारित रूप को स्थायी देने हेतु लिपि अपने आप में एक समर्थ साधन है। प्रत्येक ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह या वर्ण बनाए जाते हैं। वर्णों के इसी व्यवस्था को लिपि कहा जाता है। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर भाषा को प्रकट करने का एक ढंग है। सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने भावों या विचारों को स्थायित्व सभ्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य के लिए अपने भावों या विचारों को स्थायित्व देना, दूर सुदूर स्थित लोगों से संपर्क बनाए रखना तथा संदेश और समाचारों के आदान प्रदान के लिए मौखिक भाषा से काम चला पाना असंभव हो गया। अतः मौखिक ध्वनि संकेतों को लिखित रूप देने के लिए आवश्यकता अनुभव की गई। यह आवश्यकता लिपि के विकास का कारण बनी। संसार में विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियाँ प्रचलित है। हिंदी, मराठी, नेपाली, संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन हो सकता है कि देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ, कमेंट कर देंगे। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के स्थायित्व की दृष्टि से अत्यंत परिमार्जित परिष्कृत वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि का प्रयोग बाईं ओर से दाईं ओर किया जाता है। वर्ण व अक्षर, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिनको अन्य खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। भाषा की वह लघुतम इकाई जिसके पुनः 2 भाग न किए जा सके वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषिक ध्वनियों के लिखित रूप होते हैं। इन्हीं वर्णों की संज्ञा को अक्षर कहा जाता है। दोस्तों कमेंट करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। ध्वनि, वर्ण व अक्षर एक ही अर्थ से
वाची हैं, एक ही अर्थ के वाची हैं। किसी भी भाषा का निर्माण वर्ण या ध्वनि की सहायता से होता है। भाषा रूपी भवन की बुनियादी ध्वनि से ही बनी होती है। सभी वर्ण जब मानव वाणी जीवा का आधार लेते हैं तभी ध्वनियों का जन्म होता है। इसका लिखित रूप वर्ण होता है और अनेक ध्वनि चिन्हों की भाषा की भिन्नता के बाद समानता रहती है। इसके विपरीत हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में वर्ण भेद रहता है। वर्णों का प्रयोग लिखित भाषा में अधिक होता है जबकि ध्वनि का प्रयोग सुनने में होता है। हिंदी वर्णमाला, हिंदी वर्ण ध्वनियों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्णों का वह समूह जिनसे शब्द भाषा का निर्माण होता है वर्णमाला कहलाती है। हिंदी वर्णमाला में अनेक जो मत हैं उनकी दृष्टि में 44, 48, 49, 52 और 54 वर्ण स्वीकार किए गए। इनका यहाँ अलग अलग विभाजन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो हम देखेंगे 44 वर्ण कौन से हैं। तो स्वर वर्ण 11, व्यंजन वर्ण अर्थात स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4। तो दोस्तों ये जो स्वर वर्ण है आप इनका कमेंट करेंगे कि कौन से 11 स्वर वर्ण है। ये 44 वर्णों का विभाजन है। तो स्वर वर्ण 11 कौन से हैं कमेंट करेंगे। स्पर्श व्यंजन 25 कौन से हैं कमेंट करेंगे। और इनके साथ साथ 25 वर्णों के साथ कौन से वर्ग में कितने वर्ण आते हैं उन वर्गों को भी आप कमेंट कर देंगे। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं उन अंतस्थ व्यंजनों का आप कमेंट करेंगे, किसके अंतर्गत आते हैं, कौन कौन से होते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं ये भी आप कमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको संख्या लिखी है जैसे कि स्वर वर्ण 11, स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4 और ऊष्म व्यंजन 4। अगर ये आपने कमेंट किया एग्जाम में आपको स्थायी तौर पे याद होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 48 वर्णों का विभाजन। यहां पे आए स्वर वर्ण 11, व्यंजन स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4 और संयुक्त व्यंजन 4। तो दोस्तों फर्स्ट में हमने देखा कि 44 वर्णों का विभाजन, अब है 48 वर्णों का विभाजन। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो संयुक्त व्यंजन है ये यहां पे जुड़ा, बाकी तो वही के वही है। तो आप संयुक्त व्यंजन कौन से हैं 4 ये कमेंट करेंगे। ये विभिन्न मतों के अनुसार दोस्तों है, तो आप कमेंट करते रहें जिससे आपको एग्जाम में स्थायी तौर पे याद होवे। अब है 49 वर्णों का विभाजन। तो स्वर वर्ण 11 प्लस 1 आगत ध्वनि, व्यंजन स्पर्श वर्ण 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। 52 वर्णों का विभाजन। स्वर वर्ण प्लस स्वर 11 और 1 आगत ध्वनि, व्यंजन वर्ण स्पर्श व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4, अनुनासिक 1, अनुस्वार 1 और विसर्ग ये। तो ये दोस्तों ये जो 52 वर्णों का विभाजन है उसमें आप संयुक्त व्यंजन, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग ये आप कमेंट कर देंगे दोस्तों कौन कौन से होते हैं। जो कमेंट करने को कह रहा हूं अगर आप कमेंट कर दिया, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसे कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जो 25 आपके ये व्यंजन वर्ण हैं ये कौन कौन से हैं और कौन कौन से वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह के रोटेट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप कमेंट करने का प्रयास करें जिससे आपको स्थायी तौर पे एग्जाम में याद हो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अयोगवा, अनुस्वार का ये जो चिन्ह है दोस्तों ये अनुस्वार का है, विसर्ग का ये है, अयोग वर्ण ये है। तो अ प्लस योग प्लस वा अर्थात अयोगवा, जो स्वर व्यंजन के अंतर्गत नहीं गिने जाते लेकिन स्वर व्यंजन से अलग होकर भी नहीं चलते। ये स्वर व व्यंजन दोनों में ढोए जाते। टिप्पणी कहीं कहीं अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग इन तीनों का प्रयोग स्वर के रूप में स्वीकार किया गया था। डॉक्टर कपिल द्विवेदी ने स्वर व्यंजन आगत ध्वनियों का द्विगुण व्यंजन ड ड मिलाकर 54 ध्वनियों को स्वीकार किया। संपूर्ण हिंदी वर्णमाला को मुख्यतः 2 प्रकार से विभाजित किया गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। दोस्तों यह बुक शानदार है। आप इस बुक को ऑनलाइन, ऑफलाइन और इनका जो दक्ष बुक्स जो वेबसाइट है वहाँ पर भी दोस्तों जाकर इसको अपनी बुक परचेस कर सकते हैं। दक्ष पब्लिकेशन की ओर से आने वाली यह बुक हिंदी की विषय के लिए लेवल 2 के लिए महत्वपूर्ण बुक है। बुक अच्छी है, शानदार है दोस्तों। संपूर्ण हिंदी वर्णमाला को 2 प्रकार से विभाजित किया गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण कौन से थे, वे वर्ण ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। हिंदी के 11 स्वरों का ज्ञान। तो हिंदी भाषा में केवल 11 स्वर ध्वनियाँ अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ
यहाँ 11 स्वरों का संबंध द्वितीय बात यह है कि डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी 11 स्वरों में री को स्वीकार न करके आ ध्वनि को स्वीकार करते हैं। सामान्यतः वे 10 स्वर ही स्वीकार करते हैं। आधार हिंदी भाषा डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी और स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण मात्रा के आधार पर स्वरों के दो प्रकार होते हैं। ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। हिंदी में अ ई उ री ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत अधिक समय लगे। हिंदी भाषा में अ आ ई उ ए ऐ ओ औ दीर्घ स्वर है। जिह्वा के भाग के आधार पर कुछ स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम आता है, कुछ समय में मध्य भाग तथा कुछ समय में पश्च भाग आता है। तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? ई, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। मध्य स्वर अ, पश्च स्वर उ ओ औ और आ। हवा के नाक और मुंह के रास्ते निकलने के आधार पर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें मौखिक या अनुनासिक स्वर कहते हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ ऐसे स्वर हैं जिन्हें स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है, अनुनासिक स्वर कहते हैं। उपयुक्त स्वरों के अनुनासिक रूप में ये जो चंद्र बिंदी है ये आपके देखिए अनुनासिक स्वर के अंतर्गत ये आप देखें अ आ ई, बड़ी ई, उ और ए और ऐ, ओ और औ। आ के अनुसार अनुनासिक रूप में हिंदी के प्रयोग में नहीं होता है। मतलब आ के ये जो चंद्रबिंदी है अनुनासिक के रूप में इनका प्रयोग हिंदी में नहीं होता, जबकि अनुनासिक रूप कौन कौन से हैं? ये हैं। ओष्ठों की स्थिति के आधार पर कुछ स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ व्रतमुखी गोलाकार होते हैं। जैसे कि होंठ हमारे जैसे खुलते हैं उसके अनुसार व्रतमुखी और अव्रतमुखी। व्रतमुखी में है उ ओ औ। तो दोस्तों ये बोल कर भी आप देख सकते हैं कि होंठों के आधार पे, ओष्ठों के आधार पे व्रतमुखी स्वर कौन से हैं और अव्रतमुखी स्वर कौन से हैं। अ आ ई ए ऐ। जीवा के उठने के आधार पे जीभ के उठने, मुख विवर संकरा हो जाने, इसलिए जब भी जीभ बहुत ऊपर उठ जाती है तो उसे समृद्ध तथा बहुत नीचे होती तो विवृत। बीच में अर्ध समृद्ध भी होते हैं। हिंदी स्वरों के इस आधार पे निम्नलिखित भेद हैं। अब है समृद्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर, अर्ध विवृत और विवृत। समृद्ध में कौन सा है? तो समृद्ध में ई उ, अर्ध समृद्ध में ए ओ, अर्ध विवृत में ए अ ओ आ और विवृत में आ। प्रकृति के आधार पर, समृद्ध प्रकृति के आधार पर मूल संयुक्त स्वर दो प्रकार के होते हैं। जीभ एक स्थान पे होती है आ ई उ ए ओ और मूल स्वर। ध्यातव्य है कि अ ई उ री ये चार ही मूल स्वर माने जाते हैं। संयुक्त स्वरों में जीभ एक स्वर के स्थान से दूसरे स्वर के स्थान की ओर चलती है। इसी चलने की स्थिति के कारण उच्चारण हो जाता है। ऐ और ओ पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में मूल स्वर में उच्चारित होते हैं, किंतु पूर्वी हिंदी में क्षेत्र में संयुक्त रूप में होते हैं। और पूर्वी हिंदी के प्रदेश में ऐ और अ एक का मुख्य स्वर रूप में होता है, ओ और अ प्लस औ। अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, जैसे समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विवृत। समृद्ध स्वर कौन से हैं? जो अग्र में है तो ई और ई, मध्य में कुछ नहीं और पश्चिम में उ और उ। अर्ध समृद्ध में ए और पश्च स्वर में ओ, अर्ध विवृत में ए, मध्य स्वर में अ, पश्च स्वर में ओ और औ। विवृत में मग्र और मध्य में नहीं है और पश्चिम में आ। अनुस्वार, हिंदी में अनुस्वार नासिक के व्यंजन है। एक लाइन उसके ऊपर छोटी जो बिंदी होती है ये अनुस्वार के अंतर्गत आता है। इसे स्वर व्यंजन के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंक, अंगद, संकट, चंपा। अनुस्वार शब्द का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला, अतः यह शब्द के मध्य अंत भी आ जाता है, आदि में नहीं। इस ध्वनि में एक मुख्य विशेषता यह है कि इसका कोई अपना निश्चित स्वरूप नहीं होता है। इसके उच्चारण इसके आगे वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, अर्थात इस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ण की नासिक के ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण होता है। संस्कृत में व्यवस्था है कि अनुस्वार का रूप आने के बाद में वाले व्यंजन में अनुस्वार स्थिति होती है। उदाहरण के दंत के अनुसार तम पूर्व, इसलिए वहाँ त वर्ग का पंचम वर्ण न आएगा और म में ड से पूर्व आने के कारण अनुस्वार में ण हो जाता है। हिंदी में अनुस्वार से संबंधित निम्नलिखित प्रचलित नियम कौन कौन से तो आप देख लें। ये नियम है, वर्ग के स्वर में रहित पंचम व्यंजन के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण तरह गंगा की जगह गंगा लिखना मान्य। काशी नागरिक प्रचारणी सभा केंद्रीय निदेशालय ने लिखने की संस्तुति का, जिसे परंपरागत रूप आप देखेंगे कि चंचल, दंड, अंगीकार, दंत, और नए स्वीकृत रूप क्या देखेंगे कि चंचल है उसके ऊपर आपके बिंदी लग गई है, दंड में बिंदी लगी, अंगीकार में और दंत में भी बिंदी लगी है। जिन शब्दों में पंचम व्यंजन के बाद कोई अन्य
पंचम व्यंजन आता है या पंचम व्यंजन द्वारा द्वित्व आता है, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। उदाहरण में जन्म में न के पश्चात पंचम व्यंजन है, इसलिए इसका रूप जन्म ही होगा, जन्म नहीं। इसी भांति उन्नति को उन्नति लिखा जाता है। इसी प्रकार वाग्मय, मृणमय, सन्मति, सम्मेलन आदि का एक रूप है। नेक्स्ट आप देखेंगे अनुनासिक। अनुनासिक में जैसे कि ये इस तरह की चंद्रविधि, तो ये जो अनुस्वार है, अनुनासिक है, अयोगवा है दोस्तों, आप ये जो इनके सिंबल है इनको आप ज़रूर नोट करें और याद रखें कि कौन से अंदर कौन सा लगता है। अनुनासिक स्वरों का गुण है स्वरों को उच्चारण करते समय वायु को केवल मुख से बाहर निकाला जाता है। जब वायु को मुख से साथ साथ नाक के भी बाहर निकाला जाता है तभी स्वर अनुनासिक हो जाते हैं। अनुनासिक का हिंदी में चिन्ह चंद्रबिंदु, अर्थात ये चंद्रबिंदु के अंतर्गत है, परंतु लेखन में कुछ स्वरों के अनुसार चंद्रबिंदु कुछ बिंदु लगाया जाता है। जहाँ शिरोरेखा के कोई मात्रा न हो वहाँ चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा प्रयुक्त होती वहाँ बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे कि शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा प्रयुक्त हो तो बिंदु, और शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ही न हो तो वहाँ चंद्रबिंदु। इसी तरह के जो अनुनासिक है ये दो प्रकार से, एक तो मात्रा वाला बिंदु और एक बिना मात्रा वाला, ये आप देख लेंगे। विसर्ग, तो विसर्ग के स्थान पे आप देखेंगे अनुस्वार और विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है, जिसे मन स्थिति, अतः विसर्ग का प्रयोग केवल उन्हीं शब्दों के में होता है जो हिंदी के रूप में प्रचलित है। उदाहरण प्रायः, संभवतः, अतः। संस्कृत दुख शब्द को हिंदी में दुख लिखने की मान्यता मिल गई है। विशेष टिप्पणी, अनुस्वार और हिंदी दोनों ही न तो स्वर है न व्यंजन, ये स्वर के सहारे चलते हैं। इन संदर्भ में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का विचार है कि ये स्वर नहीं होते, व्यंजन के समान स्वरों से पूर्व नहीं अपितु बाद में प्रयुक्त होते, इसलिए व्यंजन भी नहीं है, अतः इन ध्वनियों का अयोगवाह कहा जाता है। स्वर और मात्राएं, देवनागरी लिपि में व्यंजनों के अनेक उच्चारण निर्दिष्ट करने हेतु स्वर जोड़े जाते हैं, जैसे स्वर और मात्राएं, जैसे अ, आ, ई, ओ, उ, री, ए, ऐ, ओ। दोस्तों ये आप जो इनकी अ की मात्रा क्या है तो ये देख लेंगे कि अ की तो कोई मात्रा ही नहीं है। आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, और अह और अयोग वाह, ये आप नोट कर लेंगे दोस्तों। स्वर की मात्राएं जो क्या क्या हैं। व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आप देखेंगे जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना सहज ही उच्चारित होता है, न कि व्यंजन वर्ण या हल कहते हैं। व्यंजन वर्ण निम्नलिखित है कि जो वर्ण किसी दूसरे स्वर की सहायता के बिना सहज उच्चारित न हो सके वही व्यंजन वर्ण है या वही हल व्यंजन वर्ण कहलाता है। आप देखेंगे कि ये देखेंगे कि क, ख, क, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व और श, स और ह। ऊपर जो व्यंजन दिए गए हैं वे स्वर रहित हैं। जिनके स्वर रहित स्वरूप बताने के लिए नीचे हल का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ किसी भी स्वर का मेल हो जाता है, हल का चिन्ह हट जाता है तथा इसके स्वरों की मात्रा का प्रयोग हो जाता है। अब है मात्राओं के अंतर्गत आप देखेंगे कि कौन कौन सा है। तो यहाँ पे है क धन अ बराबर का, और क और ई की, क धन आ बराबर का। ये आपको देखना होगा कि क के साथ अ और क के साथ आ, तो आ की मात्रा कहाँ लग रही है, और क और अ मिलने से के ए, और यहाँ भी का, यहाँ पे क जब क के साथ सिंगल अ लगता है और क के साथ सिंगल आ लगता है तो ये का बनेगा। ये आपको नोट कर लेना होगा दोस्तों। क ई, क उ, क री, ली, क ए, क औ, क ई, क उ, री, ये आप नोट कर ले दोस्तों। व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, उच्चारण की विविधता के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं, जिसमें स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। यहाँ पे आप देखेंगे कि व्यंजन वर्णों का जो वर्गीकरण है, तो स्पर्श, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के किसी भाग को स्पर्श करती है, कुछ क्षण के लिए रुककर झटके के साथ बाहर निकलती है, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से मकर म तक 25 स्पर्श व्यंजन है, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं दोस्तों? ये जो क वर्ग में जो है ना, ये 5 क, ख, ग, घ, अंग, ये आप नोट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आपको पूछा था कि जो 25 स्पर्श व्यंजन है कौन कौन से थे। ये तो 5 हो गए 25, और जो इनके आगे जैसे क के आगे क वर्ग, च के आगे च वर्ग, ट के आगे ट वर्ग, त के आगे त वर्ग, प वर्ग, ये इनके वर्ग है। तो वर्ग के अनुसार ही ये 5 होंगे, आप इनको नोट करें। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? जिन वर्णों को उच्चारण
करने से वायु को थोड़ा रोक के कम शक्ति के साथ छोड़ा जाता है, उन्हें अंतस्थ कहते हैं। ये स्वर व्यंजनों के मध्य अंत होते हैं, जिनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व कोण यण कहा जाता है। ऊष्म है जिन वर्णों को उच्चारण करने के लिए वायु को धीरे धीरे रोक के रगड़ के साथ निकाल दिया जाता है, ऊष्म या घर्षक कहा जाता है। इनकी संख्या भी 4 है, श, स और ह। संयुक्त व्यंजन कान से जहाँ पर दो भिन्न व्यंजन ध्वनियाँ मिलकर किसी नए वर्ण की संचारण करती है। संयुक्त व्यंजन श, क, श, अ, त्रि, त, र, अ, ज और य, अ और श, र और अ, द, द, ध, य, य। अब है द्वित्व व्यंजन, जहाँ दो समान व्यंजन ध्वनि मिलकर प्रथम स्वर ध्वनि नए वर्णों की उच्चारण संरचना करती है, उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग खट्टा, पक्का, कच्चा, बच्चा, सच्चा, उत्तर, सत्ता, सच्चा, आसन, उद्दंड, उद्देश्य, ये दोस्तों द्वित्व व्यंजन का प्रयोग है। अब है उच्चारण के स्थान के आधार पर, तो मुख के विभाग जिनका प्रयोग वर्णों के उच्चारण हेतु किया जाता है, उच्चारण स्थान कहलाते हैं। वर्णों को उच्चारण करते समय वायु मुख के जिन भागों से टकराकर बाहर निकलती, जीवा मुख के जिन भागों को स्पर्श करती है, जिन भागों के पास जाकर मुड़ती है, वायु को रोकती है, मुख के वे सब भागों के उच्चारण स्थान कहलाते हैं। उच्चारण स्थान निम्न किस्म में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। अब है कंठ। कंठ का हम पढ़ेंगे कि कंठ के अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो कंठ में अ, आ, कर्व, क वर्ग आ जाएगा, और क वर्ग में कौन कौन से, ये 5, क, ख, ग, घ, अंग, ह। विसर्ग का उच्चारण स्थान अकु विसर्जन या कंठ। कंठ से बोले जाने इनको कंठ्य कहा जाता है। तो उच्चारण में जीवा को कंठ को स्पर्श करती है। अब है तालु, ई वर्ग, इति ईशानम तालु, ये इनका सूत्र है। कंठ का सूत्र है अकु विसर्जनम कंठ। अब है च वर्ग में कौन से हैं, तो च, छ, ज, ज, य तथा य और श का उच्चारण स्थान भी तालु है। तालु से बोले जाने वाले इन वर्णों को तालव्य कहा जाता है। अब है यहाँ पे तालु इस पर मूर्धा, री वर्ण, ट, ठ, ड, ढ, मूर्धा, अर्थात इनको मूर्धन्य कहा जाता है। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। अब है दंत, तो त वर्ग में दंत के अंतर्गत आ जाता है। त, थ, द, ध, न उच्चारण स्थान है। ऋतुलुषा नाम दंता, इनको दंत्य कहा जाता है। ओष्ठ, उ वर्ग, प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, उपधामिनी उच्चारण, उपधामिनी ओष्ठ, ये ओष्ठ के अंतर्गत आता है। उच्चारण में जीवा के संयुक्त से दोनों ओष्ठों में मिल जाती है। नासिका, ण, अंग, य, न, न, म अनुस्वार उच्चारण स्थान है। इन वर्णों को नासिक भी कहा जाए। इनके उच्चारण स्थान क्रमशः कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओष्ठ, इन 5 स्थानों को स्पर्श करने होने वाली नासिका से उत्पन्न ध्वनि कही जाती। कंठ और तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु तथा इन्हें कंठ तालव्य भी कहा जाता है। तथा अ, ई के संयोग से, अ और ए के संयोग से बने होते हैं, उनके उच्चारण स्थान में कंठ और तालु दोनों का उपयोग होता है। कंठोष्ठ उच्चारण स्थान, इसलिए इनको वर्णों को कंठोष्ठ कहा जाता है। औ, दो तो कंठस्थ। अब है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका है कौन कौन सी, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, कंठ तालु, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ, ये वर्णों का उच्चारण स्थान है। दोस्तों ये जो तालिका है, अगर आप नोट कर रहे हैं रजिस्टर में तो बहुत ही अच्छा, ये आपको स्थायी रूप से याद होगा। तो कृपया करके रजिस्टर में इन जो वर्णों के उच्चारण स्थान है उनको आप नोट करेंगे कि कंठ का जैसे स्वर अ, आ, व्यंजन कौन से हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ कौन सा है, ऊष्म कौन सा है, और वर्ण का, तो ऊष्म इसमें कंठ के अंतर्गत आता है आपके ह, और वर्ण का प्रकार होता है कंठ्य, तो अ, आ और ये 5 वर्ग। अब है तालु, तालु के अंतर्गत आता है ई और ई, बाकी च वर्ग पूरा ये तालु के अंतर्गत, और अंतस्थ में आता है य और श, और वर्ण का प्रकार है तालव्य। अब है मूर्धा, मूर्धा में री, बाकी ट वर्ग पूरा, और अंतस्थ में आता है र, ऊष्म में आता है श, तो र और श वर्ण का स्थान है मूर्धन्य। तो मूर्धा के अंतर्गत अंतस्थ में र, ऊष्म में आएगा श और मूर्धन्य। दंत के अंतर्गत ये त वर्ग पूरा, अंतस्थ के अंतर्गत इसमें आ जाएगा दंत के अंतर ही ल, और ऊष्म में आता है स, ये बनेगा दंत्य। ओष्ठ में आता है स्वर के अंतर्गत उ और उ, स्पर्श व्यंजन, प वर्ग पूरा, और वर्ण है ओष्ठ। नासिका में अंग, अम, अंग, य, ण, न, म, नासिक। कंठ तालु में ए और ऐ, कंठ तालव्य। कंठोष्ठ में ओ और औ, कंठोष्ठ। दंतोष्ठ में दंतोष्ठ, ये आपके पूरा होगा। दंतोष्ठ व का उच्चारण स्थान है, इसे दंतोष्ठ कहा जाता है। वकार से दंतोष्टम, इसके उच्चारण स्थान में जीवा दांतों से लगती है और होंठ भी कुछ मुड़ते हैं। जीवा मूल्य उच्चारण स्थान, जीवा का मूल स्थान जीवा मूल्य कहलाता है। अब है विसर्ग अयोग व का उच्चारण स्थान कंठ है। अंग, य, ण, न, द्विस्थानीय, इनका उच्चारण स्थान अपने वर्ण और उच्चारण स्थान पे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के साथ साथ नासिका का सहयोग होता है। दोस्तों ये जो उच्चारण स्थान है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये बना हुआ
डायग्राम के अंतर्गत आपको बताया गया कि दंतोष्ठ है, नासिक है, दंत है, मूर्धन्य है, कंठोष्ठ है और कंठ। यहाँ पे बताने के साथ साथ कंठ में कौन कौन से वर्ग आते हैं, कौन से वर्ण हैं, ये भी आपको बताया गया है। इस तरह का डायग्राम अपने रजिस्टर में बनाएं और साथ ही आप नोट करें तो आपको स्थायी रूप से एग्जाम में याद होएगा। नेक्स्ट है कि ध्वनियों के उच्चारण स्थान में होने वाले यत्नों को प्रयत्न कहा जाता है। यह प्रयत्न 3 प्रकार का होता है, स्वर तंत्री में कंपन के रूप में, श्वास रूपी मात्रा के रूप में, मुख अवयव के तहत श्वास को प्रयोग रोकने के रूप में। अब है स्वतंत्र कंपन के रूप में। हमारे गले में 2 झिल्लियाँ होती हैं जो वायु के वेग से कांपकर बजने लगती, जो स्वतंत्री होती है। स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन के बाद गूंज के आधार पर व्यंजनों को 2 भेद किए जाते हैं, सघोष और अघोष। सघोष के अंतर्गत आप देखेंगे कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है सघोष व्यंजन कहलाता है। हिंदी में सघोष के अंदर ग, घ, अंग, ज, झ, इ, ड, ढ, ण, द, ध, न, प, फ, ब, भ, द, ध, न, ब, भ और म वर्गों के तीसरा, चौथा तथा पांचवा। दूसरे की घोष व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आता है, तो वर्ग का तीसरा, 5 वर्ग आते हैं ना, उसमें तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा ये घोष अर्थात सघोष के अंतर्गत आते हैं। अब देखेंगे हम अघोष। अघोष में कौन से कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न नहीं होती वे अघोष व्यंजन होते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, ध, प और फ वर्ग। फ वर्गों के पहला और दूसरा, वर्गों का पहला और दूसरा। तो आप सघोष के अंतर्गत जो घोष है उनमें कौन कौन सा था, उनमें कौन कौन सा था, वर्ग का कौन सा व्यंजन, ये आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख भी लें कि सघोष के अंतर्गत था तीसरा, चौथा, पांचवा, तो अघोष के अंतर्गत है पहला और दूसरा। ये आपको नोट करना होगा दोस्तों, तो ही आपको स्थायी रूप से याद होगा। श्वास की मात्रा, इसके आधार पर 2 भेद किए जाते हैं, जिसमें अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है अल्प प्राण कहते हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, न, प, फ, ब, भ, म वर्णों में प्रथम, तृतीय, पंचम व्यंजन तथा ण, य, र, लव। महाप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास तथा वायु अधिक मात्रा में लगती महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ख, छ, घ, छ, झ, ट, ठ, ड, ण, त, थ, द, न, फ, ढ, ह वर्गों के द्वितीय और चतुर्वर्ण न, म, ल ध्वनियों को ही महाप्राण में और आधा न और ह, म और ह, ल और ह भी बोला जाता है तथा इनसे कोई अलग लिपि चिन्ह नहीं होता है। अब है जीवा तथा अन्य अवयव के आधार अवयव पर विविध प्रयत्न। यहाँ पे आप देखेंगे कि ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ अन्य मुख अवयव अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं तथा इन आधार पे व्यंजनों को निम्नलिखित में विभाजन किया जाता है। जैसे कि स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय हमारे मुख अवयव सभी जीभ, होंठ, दांत, वत्स स्पर्श व्यंजन वायु को रोकते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नासिक के जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय मुख अवयव वायु को रोकते हैं, परंतु वायु पूरी तरह मुख से न निकल के नाक से निकलती, नासिक व्यंजन कहलाते हैं। नासिक व्यंजन कौन कौन से, स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु पहले किसी मुख अवयव से स्पर्श करती फिर रगड़ के खाकर बाहर निकलती है और उन्हें स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब है संघर्षी है तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु मुख अवयव से रगड़ खाते हुए घर्षित होते बाहर निकलती है, इस पर संघर्षी कहलाती है। ऊष्म ध्वनियाँ कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन और स्वर की स्थितियों को ठीक मध्य होने पे अंतस्थ रखा जाता है। य, र, लव को अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है, जिनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम होता है। पार्श्विक का अर्थ है बगल का, जिस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा वायु के मार्ग में खड़ी की जाती है, वायु के अलग अलग बगल से निकल जाती है, उसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। ल एक पार्श्विक व्यंजन। प्रकंपित का अर्थ है कांपता हुआ, जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु से रगड़ के खाकर कांपती हुई है, इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। प्रकंपित व्यंजन। अब है अर्धस्वर। अर्धस्वर में देखेंगे य और व वैसी ध्वनियाँ जो न तो पूर्ण रूप से स्वर है न पूर्ण रूप से व्यंजन। इनके उच्चारण में जो श्वास वायु को रोकने के लिए उच्चारण जो अवयव प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन प्रयत्न न के बराबर होता है और अतः ये ध्वनियाँ अवरोध के रूप में रहित निकल जाती है। अब है उच्छिप्त। जिन व्यंजन को उच्चारण में फेंका हुआ जीभ का अग्रभाग मूर्धा को स्पर्श करके झटके से नीचे आ जाता है, जैसे उच्छिप्त। जैसे कि आप देखें सड़क, कड़क, थप्पड़, तो ड और ढ जो ये व्यंजन है ये उच्छिप्त के अंतर्गत आते हैं। अब है व्यंजन के गुच्छ। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन एक साथ श्वास के झटके के साथ बोले जाते हैं उनके व्यंजनों का गुच्छ कहते हैं। स्नान में सन के साथ श्वास में बोला जाता है, सन व्यंजन के गुच्छ हैं। हिंदी में 2 तरह के व्यंजन गुच्छ हैं, ये आप देखेंगे कि
न त अंत में लुप्त, न ग और न अग्नि, र ग मार्ग और प व म ये आता है। अब है र के भी विभिन्न गुच्छ रूप हैं। यहाँ पे दो तरह के गुच्छ रूप है। र के विभिन्न गुच्छ रूप देखेंगे कि जब र स्वर रहित किसी व्यंजन के पूर्व में आता है तो व्यंजन में रेफ के स्थान पर होता है। जैसे कर्म धर्म, जब किसी स्वर व्यंजन में आए तो उसी के नीचे धरणा में प फ र का स्पर्श होता है। क्रम है, द्रव है, ये नीचे तिरछा जय रूप है। इसको भी आप दोस्तों नोट करेंगे। पदेन में र के रूप में ट्रक, ड्रम, टोला, ट्रैक्टर। र के अन्य रूप में त श के साथ मिलकर र का विशिष्ट रूप बन जाता है। त्रिभुज, त्रावणकोर, त्रेता, श्री, श्रम। व्यंजन का संयोग जो द्वया व्यंजन के साथ बोला जाता है, किंतु उनका उच्चारण भिन्न होता है। व्यंजन संयोग होता है, लिखते समय व्यंजन संयोग के व्यंजन से अलग अलग लिखा जाता है। जैसे जनता, जन और ता उल्टा, उलट दंता। जनता में न त का प्रयोग, उल्टा में ल का प्रयोग। ध्यान देने योग्य यह है कि जनता में यदि न स्वर लिखा जाता है जिनके उच्चारण में स्वर रहित तो प्रयुक्त होता है, यही स्थिति उल्टा ऐसे क्रम में होती है। हिंदी में प्रचलित ध्वनियाँ, जिन ध्वनियों के संयोग से किसी भी भाषा के अर्थवान शब्दों का निर्माण होता है, वे ध्वनियाँ भाषिक ध्वनियाँ कहलाती हैं। अन्य ध्वनियाँ तथा भाषिक ध्वनियों के अंतर करने के लिए भाषिक ध्वनियों को स्वन कहा जाता है, और वह विज्ञान जिसके अंतर्गत इन ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है स्वर विज्ञान कहते हैं। ध्वनि पशु मानव दोनों ही उत्पन्न करते हैं। बंदर का घुराना, गाय का रंभाना, पशुओं के मुँह से निकलने वाली ध्वनियाँ जिन्हें वे अपने मन में विभिन्न भाव प्रकट करते हैं। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, सार्थक और निर्थक। जल का वेग, हवा की गति, वस्तुओं का कंपन आदि निर्जीव ध्वनि है। ये ध्वनियाँ निर्थक होती हैं, जबकि मानव के द्वारा जो ध्वनियाँ होती हैं वे सार्थक। तो दोस्तों आप देखेंगे कि ध्वनियाँ दो प्रकार की, सार्थक और निर्थक। अब निर्थक ध्वनियों में आपको भेद करना आना चाहिए। सार्थक ध्वनियाँ कौन कौन सी है ये आपको समझ में आना चाहिए, तो ही हम प्रचलित ध्वनियों का हम भेद कर पाते हैं कि कौन सी सार्थक है, कौन सी निर्थक ध्वनियाँ। व्याकरण में मानव द्वारा मुंह से निकलने वाली ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। सार्थक जो ध्वनि होती है कोई अर्थ छिपा होता है, निर्थक में कोई अर्थ नहीं रहता। मैंने वही कहा कि सार्थक वो निर्थक ध्वनियाँ होती हैं, उसमें आपको फर्क महसूस करना आना चाहिए, कौन सी सार्थक है कौन सी निर्थक है। ध्वनि का संबंध मानव की क्रिया का विशेष होता है। चलने, भागने, रोने, हंसने, गाने आदि क्रिया। दूसरी ओर खर्राटे लाना, छींकना आदि का उद्देश्य है। ध्वनि वह प्रक्रिया है जिसमें वायु फेफड़ों के बाहर निकलती कंठ पिटक प्रवेश करके स्वर तंत्रियों को टकराने तक की मात्रा शामिल है। इसमें तंत्रियों में होने वाली प्रतिक्रिया भी शामिल है। मानव द्वारा उच्चारित ध्वनियाँ कई प्रकार की होती, क्रिया विशेष से उत्पन्न ध्वनि, अनिश्चित ध्वनि, स्वाभाविक ध्वनियाँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि चलते समय कदमों की आवाज़, छींकना, खांसना, खर्राटे लेना स्वाभाविक मानव के स्वाभाविक कार्यों से निर्गत कहना। स्वैच्छिक ध्वनियाँ मानव द्वारा इच्छापूर्वक मुंह से बोल पाना ध्वनि कहलाता है। सार्थक और निर्थक दोनों हो सकती, जैसे कि रोना, चिल्लाना। रोना और चिल्लाना ये निर्थक ध्वनियाँ हैं। अब है यहाँ पे आप देखेंगे कि सार्थक ध्वनि से भाषा की शैली का जन्म होता है। इसी वाणी के क्रम में माध्यम में मानव अपने भाव को प्रकट करता है। बोली का निर्माण, शब्द निर्माण ध्वनि से होता है। शारीरिक रचना समानता के आधार पर मानव की बोली में भिन्नता होती है। एक ही भाषा स्थानीय रूपों में विभिन्नता को देखने को मिलती है। पशुओं की भाषा विभिन्नता का अभाव होता है। उत्पत्ति, मानव भाषा की उत्पत्ति मुख से होती है। रूप की उत्पत्ति मौखिक रूप से रूप बाद में होती है। ऐसा तब हुआ जब मानव अपनी भावनाओं को विश्वास रखने की आवश्यकता महसूस। आरंभ में वाक्य चिन्ह, बाद में शब्द चिन्हों का प्रयोग, धीरे धीरे चिन्हों का निर्माण हुआ तथा ध्वनि चिन्हों का परिवर्तन। उदाहरण के लिए हिंदी लिपि के रूप में हिंदी लिपि, देवनागरी लिपि में जिनके लिपि चिन्ह होते हैं। ध्वनि का भेद कौन कौन से हैं? हिंदी में निम्नलिखित 63 ध्वनियाँ हैं। स्वर है 8, जैसे कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, ओ, औ। व्यंजन मूल स्वर के अंदर जैसे ऐ और ओ, ये दो अलग है। स्वर के अंतर्गत ये मूल स्वर 8 हैं और दो अलग से ऐ और ओ। अब है व्यंजन। व्यंजन के अंदर आप देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन, और यहाँ पे आपको देखेंगे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ये व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन। क वर्ग में कौन सा, च वर्ग में कौन सा, ट वर्ग में, ये आप नोट करेंगे। संघर्षी के अंदर ह, ख, ग, श, स, ज, फ। स्पर्श संघर्षी नासिक, पार्श्विक, लुंठित, उत्क्षिप्त, ड, संघर्ष, संप्रवाह। ये तो संघर्षी के अंतर्गत आप देखेंगे 8, स्पर्श संघर्षी 4, च, छ, ज, ज, नासिक है 7, पार्श्विक है 2, लुंठित है 2, उत्क्षिप्त है 2, संघर्षी संप्रवाह है 2। तो कुल कितने हो गए? 63।
अब है बालाघात या स्वराघात। शब्दों को उच्चारण करते समय उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर बल देते हैं तब इसी क्रिया का बालाघात कहते हैं। सामान्यतः यह बल संयुक्त अक्षर को पहले अक्षर लगता है, जैसे इंद्र, विष्णु। इसमें संयुक्त अक्षर से पहले ई के वी पे जोर दिया जाता है। संयुक्त व्यंजन के पूर्व वाले वर्ण बालाघात में यहाँ बोलने से पूर्व वर्ण जोड़ा जाता है तथा वृक्ष, धक्का इसी का संयुक्त रूप है। जब शब्द के अंत में, मध्य के अंत में अ का पूर्ण उच्चारण नहीं होता तब पूर्ववर्ती बल दिया जाता है, जैसे कर पाना। विसर्ग आने वाले शब्दों में बालाघात में दुख, निसंदेह, दुश्वास ये आपका आता है। ई और ऊ, री वाले व्यंजन पहले स्वर में बोलते समय थोड़ा सा बल देने पर, जैसे कवि, साधु, आद्रत और शनि। अब है बालाघात के 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, जैसे वर्ण बालाघात, शब्द बालाघात और वाक्य बालाघात। अब वर्ण के अंतर्गत जैसे आता है कि पिट, पिट, लूट, लूट। इन उदाहरणों में स्पष्ट देखा जा सकता है कि पी और लू पे बालाघात के कारण अर्थों में अंतर आ रहा है। शब्द बालाघात में वाक्यों में एक साथ 2 स्वराघातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बावजूद कहीं कोई कभी वाद का प्रयोग नहीं वर्जित है। वाक्य बालाघात, इसमें वाक्य भिन्न पदों पे बालाघात के कारण बहु का अंतर देखा जाता है। पिताजी, पिताजी ने प्रवर को आज 10 रुपये दिए, रेखांकित में बल देने से अर्थ निकाला जाता है पिताजी ने ही अन्य। अब पिताजी ने प्रवर को आज 10 रुपये दिए, आज पर बालाघात के कारण अर्थ हुआ आज ही अन्य देने। अब है संगम। अंग्रेजी में संधीय संगम कहते हैं। संगम को योजक भी कहा जाता है। दैनिक व्यवहार में हम अनेक शब्दों का प्रयोग करते हैं, किंतु शब्दों के उच्चारण क्रम में वक्ता एक ध्वनि में समाप्त, दूसरी ध्वनि में होती। कभी तो वक्ता को लगातार ध्वनि का संक्रमण होता है, कभी भी उच्चारण के विभिन्न प्रकट होता है। कुम्हार उच्चारण म के बाद यह ह शीघ्र का संक्रमण होता है। अब है अनुतान। अनुतान दोस्तों इसे स्वर लहर भी कहते हैं। स्वरों के आरोह अवरोह क्रम को सुर को लहर नाम दिया गया। सुर एक व्यापक शब्द है जो सभी दोष ध्वनियों वर्तमान इसी का समान नाम तान है। इसे हम शब्द का अर्थ विपरीतार्थक सुर भी कहते हैं। हमें उच्चारण के साथ साथ वाक्य में सुर या लहर रहती है, यही कारण कि पूरे स्वर या वाक्य में सुर या लहर का निर्देश होता है। प्रायः लोग वर्ण के अक्षर को समानार्थी मान लेते हैं, भूल कर बैठते हैं। एक या एक से अधिक ध्वनियों की उस छोटे सी इकाई को अक्षर कहा जाता है जिनका उच्चारण एक झटके से होता है। आ एक ध्वनि लता के जैसे 2 ध्वनियों का अक्षर, 3 ध्वनियों का अक्षर, एक अक्षर, जबकि अनेक स्वर प्राय रहता है, जैसे कि आ और ओ केवल एक स्वर, अ आ व्यंजन, खा पी व्यंजन, क्यों क्या और क्यों व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर, और क्यों अक्षर 2 प्रकार होता है। तो बदाक्षर और मुक्ताक्षर जिसकी अंतिम ध्वनि हलंत युक्त है, जैसे श्रीमान, जगत, परिषद। मुक्ताक्षर में आप देखेंगे अंतिम ध्वनि स्वर हो, खा, ला, पी, जा और जगत। तो ये दोस्तों वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला का ये हमारा टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बहुविकल्पिक प्रश्न देखेंगे, जो हमने पूर्व में 5 प्रश्नों को तो हल किया ही था। अब आके इसको फिर देखेंगे कि ये एक बार पुनः देखते हैं कि बहुविकल्पिक प्रश्न जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं। वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें, यही आपका निचोड़ है। तो पहले हमने इसकी व्याख्या देख ली कि इसका पूरा डेफिनेशन देख लिया, अब इनका संबंधित प्रश्न है। तो अस्वर का उच्चारण स्थान है कंठ। निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन सा है? तो ए और ऐ। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5। निम्नलिखित में किस वर्ण के उच्चारण में जीवा दांतों को स्पर्श करती है? तो त। निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, इ, क, ख, ग, घ, अंग। अनुनासिक ध्वनियों का सही क्रम है अंग, इ, ण, न और म। इ वर्ण किस वर्ग का है? च वर्ग का। ण वर्ण का उच्चारण किस स्थान से है? मूर्धा। यह किस तरह का व्यंजन होता है? अंतस्थ व्यंजन। श वर्ण किन 2 व्यंजनों के मेल से बना है? क और श। क वर्ण को उच्चारण की दृष्टि से किस क्रम का है? कंठ। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? द। ओ और औ किस प्रकार का वर्ण है? कंठोष्ठ। हिंदी में वर्गीय व्यंजनों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे आप देखेंगे 25। त्रिवर्ण किस व्यंजनों के मेल से बना है? त और र। रचना की दृष्टि से मूल स्वर है अ, ई, उ, री। निम्नलिखित में समृद्ध स्वर है उ। ग वर्ण बना है ज और इ। निम्न में से किन ध्वनियों को अयोग वाह कहा जाता है? अनुस्वार और विसर्ग। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है निर्माण। यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट जाए तो किस ध्वनि से उच्चारण की कठिनाई होगी? ब। उच्छिष्ट ध्वनि का प्रयोग हुआ है पढ़ाई। स्वर होते हैं घोष और अघोष, 2 प्रकार के होते हैं स्वर। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष ध्वनि नहीं है? तो प। प एक घोष ध्वनि नहीं, जबकि री, ग और न घोष ध्वनि है। उच्छिष्ट व्यंजन है। उच्छिष्ट व्यंजन कौन सा है? ड। ये जो बिंदी है ये आपकी
निम्न में से यह स्वर संयुक्त स्वर नहीं है। आ, हिंदी में संयुक्त अक्षरों की संख्या मानी गई है 4। निम्न में से यह ध्वनि पार्श्विक है। ल, निम्न में से यह वर्ण दंत और ओष्ठ ध्वनि। व, निम्न में से यह वर्ण मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो थ एक मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर वृत्ताकार स्वर नहीं है। ई, हिंदी मूल स्वरों की संख्या मान्य है 4। निम्न में से कौन सा स्वर दीर्घ नहीं है। ई, निम्न में से यह विकल्प घोष ध्वनियों को प्रतिध्वनित करता है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजन तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ ह। संरचना की दृष्टि से निम्न में यह संयुक्त स्वर नहीं है। री, तालु के आधार पर हिंदी स्वरों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। 4, निम्न में से अग्र स्वर नहीं है। अ और आ, व्यवहारिक हिंदी में कितने वर्ण हैं। 56। निम्न में से यह विकल्प अनुपयुक्त है। ब, सघोष, ओष्ठ, महाप्राण। बाकी क्या उपयुक्त है। घ, सघोष, महाप्राण दंत्य है। च, अघोष, तालव्य, अवल्प्राण है। और ख, कंठ्य, महाप्राण, सघोष है। निम्नलिखित में वत्सर्य है। वत्सर्य है। ल, निम्नलिखित में से यह स्वर हिंदी में प्रचलित नहीं है। री, जबकि ए, री और ओ ये प्रचलित है। हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियाँ अरबी और फारसी की हैं। तो यहाँ पे हैं 5 ध्वनियाँ। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ हैं। क और ख ये कंठ ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में से अघोष अल्पप्राण ध्वनि है। तो त, निम्नलिखित में यह विश्लेषण सही नहीं है। श, स और र, जबकि श के अंतर्गत आधा क और श ये श बराबर है। त्र बराबर त आधा और र ये बराबर है। और य बराबर ज और ईय ये बराबर है। जबकि विश्लेषण सही कौन सा नहीं है। श्र का। निम्न में से लुंठित ध्वनि है। लुंठित है र। निम्न में कौन सी ध्वनि तालव्य ध्वनि है। व, निम्न में से कौन सी ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी हैं। च, छ, ज, झ। निम्न में से मूर्धन्य ध्वनि नहीं है। तो ल। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला का ये जो बहुविकल्पी प्रश्न और टॉपिक ये आपका कंप्लीट हुआ। दोस्तों, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। आप इसका 5 बार रिवीजन करेंगे वीडियो के माध्यम से। जो कमेंट करने का कहा है वहाँ पे आप कमेंट करेंगे। जितना आप कमेंट करेंगे उतना आपको एग्जाम में स्थायी रूप से याद होगा। आप हमारे वीडियो किस शहर से देख रहे हैं, शहर का नाम, आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम का नाम, ये आप कमेंट करेंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो हिंदी वर्णमाला का टॉपिक है ये आपके हर एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये रीड के संबंधित दक्ष की बुक्स है। बुक्स अच्छी शानदार है। तो आप इसका रिवीजन करें। टॉपिक हिंदी वर्णमाला का एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। चाहे सीईटी हो, सीटेट हो, विभिन्न जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये टॉपिक तो सबके लिए ऑलमोस्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। वीडियो के माध्यम से 5 बार इस रिवीजन करें, कमेंट करें, जिससे आपको स्थायी रूप से याद हो। और बुक अच्छी है। अपने आसपास के बुक स्टोर से दक्ष बुक्स को इसको आप परचेस कर सकते हैं। वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके इसी वीडियो के अंतर्गत आप इस बुक को ज़रूर परचेस करें दोस्तों। बहुत ही अच्छी शानदार कंटेंट की बुक है दक्ष की यह बुक। और प्लेलिस्ट बनी है। बाकी के वीडियो के लिए आप चैनल को विजिट करें। वहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के आपके एग्जाम से संबंधित डे बाय डे वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जिससे आपकी शानदार तैयारी हो सके। चैनल को दोस्तों सपोर्ट करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को फॉलो करें। वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों को जो आपके हिंदी की तैयारी रीट मेंस की कर रहा है या हिंदी से संबंधित व्याकरण की भी तैयारी कर रहा है। तो इसमें यह जो टॉपिक है हिंदी वर्णमाला का महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आपने इस वीडियो को इतना अंत तक देखा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।